Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Rural and Urban Livelihoods. And what we will study in this chapter? About the rural livelihoods, about urban livelihoods and migration. Now the first topic is rural livelihood. Rural मीन्स रिलेटेड टू विलेज, ठीक है। गांव के जो रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली वो किस पर डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पर, यानी खेती बाड़ी पर, या फिर ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑक्यूपेशंस दैट आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी से रिलेटेड होते हैं। With the changing times, the rural life has undergone several changes. एक टाइम था जब गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, पक्के रोड नहीं होते थे, पक्के घर नहीं होते थे, लोगों के घरों में टीवी तक नहीं होता था, पानी लेने के लिए उन्हें दूर कहीं कुएं तक जाना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो मॉडर्न विलेजेस हैं उसमें हर तरीके की फैसिलिटीज़ हैं, थाउजेंड ऑफ विलेजेस हैं जिसमें हर बेसिक फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। लोगों की जो लाइवलीहुड का तरीका है वो भी काफ़ी चेंज हो गया है। नाउ अ डेज थाउजेंड ऑफ विलेजेस हैव द सेम फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन टाउन एंड सिटीज़। जो शहरों में चीज़ें मिलती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ गाँव में मिल रही हैं। नाउ फार्मिंग इज स्टिल द प्रीडोमिनेंट ऑक्यूपेशन इन द विलेजेस, लेकिन उसके बावजूद जो फार्मिंग है, ठीक है, वो उनकी क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है। उसके अलावा कुछ लोग कारपेंटर हैं, कुछ कॉबलर्स हैं, कुछ ब्लैक स्मिथ हैं, वीवर्स का काम करते हैं, कुछ वाटर कैरियर्स हैं, कुछ धोबी हैं, मिल्कमैन, ग्रोसर्स, स्मॉल शॉपकीपर, टेलर्स, मोल्डर्स, गोल्ड स्मिथ्स, मनी लैंडर्स, वुड कटर्स, बिल्डर्स, कारपेट मेकर्स, चौकीदार्स, पटवारीज, साइकिल रिपेयर्स, वेद्स, मुल्लाज एंड ग्रंथीज एंड पंडित्स एटसेट्रा। तो अब देखोगे आप बहुत सारी ऑक्यूपेशंस है फार्मिंग के अलावा। Traditional villages used to be economically self-sufficient. Most goods and services needs by the villagers were available in the village itself. पहले क्या होता था, पहले गांव में जो भी लोगों को चीज़ें चाहिए होती थी वो गांव में ही मिल जाती थी। अब क्या है, गांव जो है वो शहरों पर डिपेंड हो गए हैं और जो सिटीज़ हैं वो गांव पर डिपेंड हो गए हैं कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। नाउ आगे पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ फार्मर। अब फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है तो किस तरीके की लैंड है, उनके पास कम लैंड है, ज़्यादा लैंड है, मार्जिनल लैंड है, उस अकॉर्डिंग हमने फार्मर की डिवीज़न की है। फर्स्ट है बिग फार्मर्स। बिग फार्मर्स दोज फार्मर्स हु ओन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, जिनके पास बहुत सारी लैंड होती है, एंड यूज मॉडर्न मशीनरी टू प्रोड्यूस क्रॉप्स प्राइमरली फॉर सेल, और जिनके पास खेती बाड़ी करने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न मशीन्स होती हैं, और ज़्यादातर ये इतने खेतों में जो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं वो मोस्टली सेल के लिए करते हैं, ठीक है। सेकंड जो है दैट इज स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स जिनके पास कम लैंड होती है, ठीक है, मोस्टली वो अपने लिए ही, अपनी फैमिली का पूरे साल उनका अनाज चल जाए इसीलिए वो खेती बाड़ी करते हैं। उसके अलावा है मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास कम लैंड होती है, ठीक है, और दूसरे के खेतों में जाकर वो काम करते हैं। एंड लैंडलेस लेबर्स, जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती, जिनके पास कोई लैंड नहीं होती, दूसरों के खेतों में वो एज अ लेबरर काम करते हैं। एंड दे लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से भी नीचे ये रहते हैं। The government has made huge investment in agriculture and rural development. Steps have been taken to keep farmers in touch with modern methods and technological innovations in agriculture production. Government intervention in food grain marketing through market regulation, price fixing etc. has improved the condition of farmer. और किसानों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे उनको इजी लोन प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है, जो ग्रेन का जो मार्केट में प्राइस था वो फिक्स किया है, ठीक है, मार्केट्स को रेगुलेट कर रही है गवर्नमेंट, तो इससे किसानों की जो कंडीशन है वो काफ़ी बेटर हुई है। नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग। उसके अलावा खेतीबाड़ी के अलावा लोग क्या करते हैं, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या होती है,
बहुत सारे पशुपालन होता है, डेयरी फार्मिंग, ठीक है। बहुत सारी कैटल्स को एक साथ रियर किया जाता है, जैसे बफेलोज एंड काउज। वो क्या करती हैं, दूध प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। उसके अलावा खेतों में भी किसानों की हेल्प करती है प्लाउ करने के लिए। एंड कैमल्स आर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड फॉर देयर कमर्शियल वैल्यू। गोट और कैमल, उनको भी डोमेस्टिकेट किया जाता है। अब गाँव जो है वहाँ पर बहुत सारी डेयरी फार्मिंग है, ठीक है। बहुत सारे लोग डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क, बटर, चीज़, क्रीम, घी जो हैं वो ईजिली बन जाते हैं और वो शहरों में सप्लाई होते हैं। एंड विलेजर्स ऑफ गुजरात हैव फॉर्म्ड लार्ज डेयरी कोऑपरेटिव्स। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज इज आनंद, विच इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स इन इंडिया। नेक्स्ट इज फिशिंग। जो लोग रिवर्स के आसपास या कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली फिशिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फिश उनके पास आ जाती हैं और उनको फिर मार्केट में वो सेल कर देते हैं। द वीमेन समटाइम्स सेल देयर कैच इन द लोकल मार्केट और द लोकल ट्रेडर्स, बट फिशिंग इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग मॉनसून्स। द फिशरमैन मे हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब मॉनसून, जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो उस टाइम जो फिशरमैन है वो फिशिंग नहीं कर पाते, तो उन्हें अपने लाइवलीहुड के जो मनी लैंडर्स होते हैं लाइवलीहुड के लिए उनसे कुछ पैसे बोरो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज अर्बन लाइवलीहुड। ये तो हमने पढ़ा रूरल, गांव के जो लोग हैं वो क्या करते हैं। अब हम पढ़ेंगे शहरों में रहने वाले लोग क्या करते हैं। शहरों में रहने वाले लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ऑक्यूपेशन के, ओके। लाइक 30,000 से भी ज़्यादा ऑक्यूपेशंस हैं शहरों में जो लोग करते हैं। नाउ हम मेजर जो ऑक्यूपेशन है उनके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्यूपेशन। दीज ऑक्यूपेशन रिलेट टू नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन इंक्लूड रेजिंग ऑफ क्रॉप्स, फिशिंग, एनिमल ग्रेजिंग, ब्रीडिंग एंड रियरिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एटसेट्रा। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी बिकॉज दे आर डायरेक्टली कंसर्न्ड विद नेचर। प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो कि नेचर से रिलेटेड हैं, ठीक है, इसीलिए प्राइमरी कहा है इनको क्योंकि डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड हैं। जैसे फॉरेस्ट, जंगलों में जो खाने की चीज़ें मिलती हैं जैसे कि हनी है, ठीक है, लकड़ियाँ इकट्ठा करने का काम है, या फिर फिशिंग करना है, एनिमल रियरिंग है, डेयरी फार्मिंग है, ये सारे ऑक्यूपेशन किस में आते हैं, आपके प्राइमरी ऑक्यूपेशन में। उसके बाद है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। पीपल एंगेज्ड इन सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस कन्वर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन इनटू मैन्युफैक्चर गुड। यानी जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन से जो भी चीज़ें कलेक्ट होती हैं उनको फिनिश्ड गुड में चेंज करना, कन्वर्ट करना किसका काम होता है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस का। दैट इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल एज वेल एज स्मॉल स्केल। फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब कॉटन टेक्सटाइल, अब ये इंडस्ट्री है, यहाँ से कच्चा माल कहाँ से आएगा, जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन करते हैं वो भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद फिनिश्ड गुड होता है। और उसके बाद है शुगर इंडस्ट्रीज। अब शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर बनाने के लिए जो गन्ने हैं, शुगर केन है, वो कहाँ से आएगा, प्राइमरी ऑक्यूपेशन से, ओके। तो ये क्या है आपकी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। थर्ड इज tertiary occupations. These occupations are primarily concerned with services such as health, education, transport, communication, banking, insurance, entertainment, arts, etc. More people are now moving up from primary to secondary and tertiary occupation. ज़्यादातर जो लोग हैं अब वो यही काम कर रहे हैं, ठीक है। Now, do you know big companies often open factories in villages. In order to do that, they need to buy land from the villagers. The advantages are better roads, water facilities, electricity supply and employment for people in the village. But many people do not like to lose their ancestral land, and that is why people of Singur and Nandigram in West Bengal rose up against two large companies a few years back. Find out more about the controversy. इसमें क्या लिखा है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो अपनी फैक्ट्री कहाँ ओपन करना चाहती है, गांव में। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा, ठीक है, उन्हें सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें सस्ते में लेबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ जगह के जो लोग हैं वो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो देना नहीं चाहते कंपनीज को, ठीक है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जिन्होंने, बहुत सारे गाँव हैं जिन्होंने जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अपनी जगह में, अपने एरिया में इस्टेब्लिश नहीं करने दिया, वो आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इज
बैलेंस्ड ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। बैलेंस्ड ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि लोगों को हर एक ऑक्यूपेशन में इंटरेस्ट लेना चाहिए। विद ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन सम एविडेंसेस इज अवेलेबल, हाउएवर मोर रिमेन्स टू बी डन। इन लेस डेवलपमेंट सिटीज लाइक बिहार, झारखंड, ओडिशा एंड उत्तर प्रदेश द पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड्स हैविली ऑन एग्रीकल्चर। तो कुछ लोगों को प्राइमरी करनी चाहिए, कुछ सेकेंडरी, कुछ टर्शरी। तो इस तरीके से बैलेंस जो है वो बना रहता है और किसी भी चीज में कमी नहीं आती। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लाइवलीहुड। फर्स्ट इज स्ट्रीट वेंडर्स एंड हॉकर, जैसे जो गली में जाकर सामान बेचते हैं, या हॉकर्स क्या होते हैं जो रेडी लगाकर सामान बेचते हैं। दे आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु वर्क ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ अ बिग सिटी, दे आर कॉल्ड हॉकर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स। आपने देखा होगा जगह जगह वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, प्लास्टिक यूटेंसिल्स के क्या लगे होते हैं, स्टॉल लगे होते हैं। हॉकर्स जो हैं वो सेल करते हैं। हॉकर्स एंड वेंडर्स जनरली डू नॉट हैव एनी एम्प्लॉयर्स, दे themselves decide where to set up their shops, what to buy and how much to buy. Most of them do not have money to set up permanent shop. A few of them use wooden cardboard. आपने देखा होगा कुछ जो है वो एक सिर्फ रेडी ठेला लगा लेते हैं, कुछ अपनी शॉप खोल लेते हैं अपने अकॉर्डिंग जिसका जैसा बजट होता है। फाइन। Now, some big cities do not allow vendors to sell their wares in certain areas because they obstruct traffic and cause traffic jam. अब जो ये वेंडर्स हैं एंड हॉकर्स है, गवर्नमेंट ने इनके लिए कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी जो लो होते हैं वो नहीं बना रखे, क्योंकि जब पुलिस को खाली कराना होता है वो एरिया तो क्या करते हैं ये शॉपकीपर्स जो वेंडर्स होते हैं, ठीक है, इन्हें अपनी जो शॉप है वो डिसमेंटल करनी होती है और दूसरी जगह पर वो मूव ऑन हो जाते हैं। दे आर मोर देन 1 करोड़ वेंडर्स इन अ कंट्री, द गवर्नमेंट कैन नॉट बैन दैम एंड स्टॉप द इनकम ऑफ सो मैनी पीपल। अब गवर्नमेंट इन्हें बैन नहीं कर सकती क्योंकि 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो एज अ वेंडर काम करते हैं। एंड द गवर्नमेंट इज नाउ प्लानिंग टू अलॉट स्ट्रीट वेंडर्स एंड हॉकर्स specific places to work in. These places could be identified as honking zone. गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि ऐसे हॉकर्स और वेंडर्स जो हैं उनको कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस दी जाएं, ठीक है, इनको क्या कहा जाएगा, हॉकिंग जोन्स कहा जाएगा, ठीक है, ताकि ये रास्ते में नहीं आएंगे और इन्हें अपनी शॉप जो है वो बार बार डिसमेंटल नहीं करनी होगी। सेकंड है गारमेंट वर्कर्स, यानी जो कि शॉपकीपर टेलरिंग का काम करते हैं, ठीक है। बिग सिटीज़ में क्या होता है मोस्टली जो टेलर्स होते हैं और वो क्या करते हैं कपड़े सीलने का भी काम करते हैं और कुछ अपने साथ कपड़े ऐसे सेल करने का भी काम करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ टेलर्स आर नाउ बीइंग एम्प्लॉयड बाय गारमेंट एक्सपोर्टर्स एंड दे वर्क बोथ ऑन टाइम वेजेस एंड ऑन पीस वेजेस। अब टेलर्स जो हैं उनको क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जो गारमेंट एक्सपोर्टर हैं यानी बड़ी बड़ी शॉप हैं जिनकी गारमेंट्स की, वो अपने साथ अपॉइंट कर रहे हैं और इनको टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम जितना टाइम ये देंगे, ठीक है, टेलरिंग में उतना वेज मिलेगा या फिर पर पीस के अकॉर्डिंग भी वेजेस दिए जाते हैं। गारमेंट मेकिंग हैज नाउ बिकम अ वेरी स्पेशलाइज्ड बिजनेस। इंडिविजुअल टेलर्स कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव मशीन्स, दे आर नॉट फैमिलियर विद फैशंस एंड न्यू डिजाइंस, एज सच मोस्ट ऑफ देम वर्क फॉर बिग एक्सपोर्ट हाउसेज और बुटीक ऑनर्स। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक सर्वेंट। डोमेस्टिक सर्वेंट क्या होते हैं, जैसे घरों में हमारे काम करते हैं, जैसे हमारी मेड आती है, वो किस में आती है, डोमेस्टिक सर्वेंट में। These are a part of our social structure. In highly industrialized countries like Europe and USA, the practice of domestic servants almost does not exist. Casual domestic help can be had, but only at fixed minimum wages that most families cannot afford. Domestic servants in India are hired both part-time and full-time. Domestic servant जो होते हैं इंडिया में वो फुल टाइम के लिए भी और पार्ट टाइम के लिए हायर किए जाते हैं। जो मोस्टली जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वो अपने घर का जो काम है वो खुद कर लेती हैं, ठीक है, और ज़्यादातर जो फैमिलीज हाई रिच फैमिलीज होती हैं वो क्या करते हैं अपने सपोर्ट के लिए जो डोमेस्टिक मेड हैं वो रख लेते हैं, ठीक है, जो घर का पूरा काम करते हैं। दे कुक like the cook, the driver, the ayahs and the चौकीदार may be different persons in very rich homes, ठीक है।
उसके अलावा कुछ फैमिलीज होती हैं जिसमें जो सर्वेंट है वो कुछ काम के लिए, जैसे कि कोई सोशल गैदरिंग है, कोई मीटिंग है, तब वो बुला लेते हैं। एंड कुछ फैमिलीज जो होती हैं वो सर्वेंट्स को लेकर काफ़ी डिस्क्रिमिनेट भी करती हैं, ठीक है। There are no unions among them except in some metropolitan cities. So often these are people from poor families in the hills or places where the farm laborers do not get enough work for the whole year. और ये सर्वेंट कौन होते हैं? मोस्टली हिली एरियाज के होते हैं, ठीक है, जिनके पास इतना पैसा नहीं आता वो लाइवलीहुड अपना चला सके, इसीलिए वो लोग एज अ सर्वेंट काम करते हैं। नेक्स्ट इज बैंक एम्प्लॉयज़। बैंक एम्प्लॉयज़ जो बैंक्स में काम करते हैं, बहुत सारे बैंक होते हैं, ठीक है, जिसमें मैनेजर से लेके सिक्योरिटी गार्ड तक बहुत सारी पोजीशंस होती है। कुछ कैशियर होते हैं, कुछ बैंकर का काम करते हैं, कुछ मनी को डिपॉजिट करते हैं, कुछ लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से बैंकिंग एम्प्लॉयज़ अपना काम करते हैं। नेक्स्ट इज कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर्स जो है उसमें बहुत सारे लोग, नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की है, क्योंकि बिग सिटीज़ में कॉल सेंटर्स होते हैं, ठीक है। कॉल सेंटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी लोग, जैसे हम टेलीफोन से हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कहाँ फ़ोन करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के कॉल सेंटर में काम करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो कॉल सेंटर है, प्राइवेट कॉल सेंटर भी होते हैं और गवर्नमेंट कॉल सेंटर भी होते हैं। एंड इट हेल्प्स टू सॉर्ट आउट और डील विद प्रॉब्लम फेस्ड बाय कस्टमर्स and consumers the world over. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट कितने टाइप की होती है। फर्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी हम अपने आप को एम्प्लॉय करते हैं, जो हमारी मर्जी होती है, जो हमारा मन होता है वो हम लाइवलीहुड के लिए अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं, चाहे वो छोटा सा काम हो या फिर बड़ा बिजनेस हो। अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इज द ओनर ऑफ द वर्क ही इज डूइंग। जो वो काम करता है वो अपने काम का खुद ओनर होता है। ही इज नॉट डिपेंडेंट फॉर वर्क ऑन अदर्स, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज प्रॉफिट और लॉस, और वो अकेला जिम्मेदार होता है अपने प्रॉफिट और लॉस का। ही डज नॉट गेट ऑर्डर्स फ्रॉम अदर्स, he himself is the employer and there are many chances of becoming rich. He regulates his hours of work, he works with great enthusiasm before starting his work, he notes the demands of the market और उसके accordingly वो काम करता है। नेक्स्ट इज रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, विच इज कॉन्टिन्यूअस, जैसे हम किसी एम्प्लॉय को रेगुलरली हायर करते हैं काम के लिए। देयर आर सेवरल जॉब्स, प्रोफेशंस एंड इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट थ्रू द ईयर। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयमेंट इज ऑन रेगुलर बेसिस इन बैंक, जैसे बैंक का जो काम होता है, बैंक में जो काम करते हैं उनकी रेगुलर बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट इज यूजुअली प्रोवाइड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। द सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस जो हैं वो यूजुअली रेगुलर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं। मंथली इनकम इज एश्योर्ड, ठीक है, मंथली उनकी क्या आती है, सैलरी आती है और उनको एक सिक्योरिटी ऑफ सर्विस होती है। प्रॉफिट और लॉस अगर कुछ भी होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, ओनर जो है वो बियर करता है। वन कैन प्रिपेयर हिज बजट अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय गेट्स। उसके बाद नेक्स्ट है वेज अर्नर्स। वेज अर्नर क्या होते हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, जैसे कि लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी फैक्ट्री में काम करते हैं। कितना काम वो करेंगे उस अकॉर्डिंग उन्हें क्या मिलते हैं, डेली वेजेस मिलते हैं। एम्प्लॉयमेंट फॉर दैम इज नॉट ऑफ अ परमानेंट नेचर। अब काम जब होगा, जब उन्हें काम मिल जाएगा, जब नहीं होगा तो उन्हें काम नहीं मिलेगा, तो ये परमानेंट नहीं होता। व्हेन अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयर रिक्वायर्स देम दे आर कॉल्ड अपॉन, अदरवाइज दे रिमेन जॉबलेस। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी फॉर देम एंड दे कैन नॉट आस्क फॉर द बेनिफिट दैट अ परमानेंट एम्प्लॉयज एंजॉय। जैसे परमानेंट एम्प्लॉयज को कुछ बेनिफिट होते हैं गवर्नमेंट की तरह, जैसे पीएफ होता है, ईएसआईसी होता है, इंश्योरेंस मिलता है, ऐसे जो वेजेस वाले होते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, काम की तलाश में बहुत सारे जो लोग हैं वो गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। माइग्रेशन होना मतलब मूव होना। पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज कम इन लार्ज नंबर्स टू सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स एंड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अदर फैक्टर आर like first is lack of educational and medical facilities in village। एक तो अच्छी लाइफ जीने के लिए काम की तलाश में आते हैं, दूसरा शहरों में पढ़ाई अच्छी होती है और मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं। नेक्स्ट पुअर कंडीशंस ऑफ पे एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गांव में जो है वो बहुत पे और एम्प्लॉयमेंट की बहुत पुअर कंडीशन है, शहरों में उन्हें अच्छी जॉब मिल सकती है। एंड
फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी कि अगर खेती अच्छी नहीं हुई, कुछ लॉस हो गया तो कैसे वो लाइवलीहुड चलाएंगे, तो इस फीलिंग से ओवरकम करने के लिए वो शहरों की तरफ माइग्रेट होते हैं। मैनी लैंडलेस लेबर्स माइग्रेट टू द सिटीज़, और वो इस तरीके से रहते हैं, ठीक है, जब उनके पास काम नहीं होता है गांव में तो वे एज अ कैजुअल वर्कर काम करते हैं, और वो शहर से बाहर कहीं छोटी सी जगह में अनहाइजीनिक कंडीशन में एक इस तरीके से बस्ती बनाकर रहते हैं जहां पर ना पानी होता है साफ, ना ही इलेक्ट्रिसिटी होती है। दे मेक अ सिजेबल नंबर ऑफ द अर्बन पुअर। Now, in order to stop such migrations, the government has introduced several self-employed schemes so as to train and educate the rural youth in various skill। और ये माइग्रेशन को रोकने के लिए, क्योंकि गांव के सारे लोग अगर शहरों में आ जाएंगे तो शहरों में क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब शहरों में वो बस्तियां बनाकर रहते हैं, उनके पास काम नहीं होता है, तो अनहाइजीनिक जगह वो बन जाती हैं। तो इनको माइग्रेशन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि लोग अपना खुद का काम कर सकें, ठीक है। These skills would help them to set up their own business and make them self-reliant, और उन्हें माइग्रेट होने की ज़रूरत ना पड़े। Now let's recall the chapter. Traditionally, majority of people in the villages have depend upon agriculture and occupations relating to agriculture. And there are various kinds of farmers based on the size of their holdings: big, small, marginal and landless farmers. People living near rivers and in coastal areas depend on fishing for their livelihood. In a broad manner, occupations are divided into the following three categories: primary, secondary and tertiary. Domestic servants in India are hired both for part-time and full-time. Next is self-employment, means earning one's livelihood directly from one's own trade or business or work. Next is regular employment, is the employment which is continuous. And migration of people from rural to urban areas leads to rapid increase in population of cities. And this is the chapter, बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.